डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा। ईरान ने दिया सख्त जवाब, कहा युद्ध कब खत्म होगा ये हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। अफगानिस्तान पर हमलों को लेकर भारत सख्त, यूएन में लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा निर्दोषों को मारा जा रहा। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा कैबिनेट बैठक। 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ा फैसला संभव। आज असम दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। चुनाव प्रचार के साथ उठाएंगे आदिवासी हक के मुद्दे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके। जंग का आज 11वां दिन है, युद्ध जल्द ही खत्म होगा, बोले ट्रंप। अमेरिका नहीं, हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग, ये बोला ईरान। इजरायल ने ईरान और लेबनान में किए बड़े हमले। ईरान इजरायल युद्ध से दुनिया भर में तेल की किल्लत। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान ने इस पर सख्त जवाब दिया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा ये हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में अपने डोरल नेशनल गोल्फ क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है जल्दी, बहुत जल्दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो ईरान पर और ज्यादा जोरदार हमले होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से उनके लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ टाइमलाइन नहीं बताई कि युद्ध कब तक खत्म होगा। ट्रंप ने दावा किया था कि अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता तो ईरान एक हफ्ते के भीतर अमेरिका पर हमला कर सकता था। उनके मुताबिक ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें थी और वह अमेरिका, इजरायल और पूरे मध्य पूर्व पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बाधित किया तो लड़ाई और बढ़ सकती है। ऑयल प्राइस पहले भी बढ़ चुके हैं और 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। ईरान ने नए हार्डलाइन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई को चुना है, जो दिवंगत अली खामेनेई के बेटे हैं। ईरान की तरफ से IRGC ने बयान जारी कर कहा कि युद्ध का अंत हम तय करेंगे। इलाके की समीकरण और भविष्य अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में है। अमेरिकी फोर्सेस युद्ध खत्म नहीं करेगी। यह बयान ट्रंप के दावे के ठीक उलट है कि युद्ध उनके मन में है और जल्द खत्म हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप को तेल और गैस की आपूर्ति के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यह बात तब आई जब मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण हॉर्मुज जल जमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। दुनिया के करीब 1/5 हिस्से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की ढुलाई इसी संकरे रास्ते से होती है। इस बीच अब वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पुतिन ने सोमवार को सरकारी अधिकारियों और रूस के बड़े तेल गैस कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय कंपनियां और खरीदार लंबे समय तक स्थिर सहयोग चाहते हैं तो रूस कभी मना नहीं करेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे पाकिस्तान को लताड़। अफगानिस्तान पर हमलों को लेकर भारत सख्त। भारत ने UN में लगाई पाकिस्तान को लताड़, निर्दोषों को मारा जा रहा, बोला भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए वहां हुए पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थनेनी हरीश ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर किए गए हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हालिया रिपोर्ट में सीमा पार सशक्त हिंसा से हुए नागरिक हताहतों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। भारत इस चिंता का समर्थन करता है और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की अपील करता है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत ने कहा कि पवित्र रमजान के महीने में हुए इन हमलों में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के अनुसार 6 मार्च 2026 तक 185 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें लगभग 55% महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा इन हमलों की वजह से 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। भारत ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकजुटता की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के दौरान निर्दोष लोगों पर हमले करना पूरी तरह पाखंड है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, भारत के सख्त होने पर अफगानिस्तान की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें आजकल अपने ही कुछ मुद्दों को लेकर के झगड़े चल रहे हैं। और पाकिस्तानी हवाई हमले अफगानिस्तान में जब नागरिकों पर हुए हैं तो उसमें 150 लोगों की से ऊपर लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर के भारत ने के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, पार्लियामेंट्री हरीश ने, उन्होंने कड़ी निंदा की है संयुक्त राष्ट्र में और कहा है कि अफगानिस्तान में नागरिकों पर हुआ हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो है उल्लंघन है। और ऐसे में पाकिस्तान को एक तरह से ये बड़ा झटका माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के ऊपर उसके हमलों की बात की गई है और चर्चा हुई है। अफगानिस्तान की जमीन पर ये किए गए हमले सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। अभी तक अफगानिस्तान की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अफगानिस्तान ने भारत को इस चिंता के लिए जरूर धन्यवाद दिया जाएगा अफगानिस्तान की ओर से। पाकिस्तान को इस कदम से, भारत के इस कदम से जरूर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए वहां हुए पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे मिशन असम पर। हेमंत सोरेन आज असम दौरे पर रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार के साथ उठाएंगे आदिवासी मुद्दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनका वहां चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यक्रम है। कुछ दिन पूर्व हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां निवास कर रहे झारखंडी मूल के आदिवासियों को सारी सुविधाएं देने की मांग उठाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मंत्री चमरा लिंडा के नेतृत्व में राज्य के दौरे पर भी गया था। टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंडी मूल के आदिवासियों की असम में स्थिति पर एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 1 दिवसीय हेमंत सोरेन का दौरा है असम में, वहीं चुनाव प्रचार के साथ वो आदिवासी मुद्दे पर भी सवाल उठाएंगे। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि हेमंत सोरेन जो है, चूंकि अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन ये जो इनका असम का जो कार्यक्रम है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। और वहाँ जो है एक तेजपुर में जो है आम सभा को संबोधित करेंगे। और वो चूंकि असम में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसमें जो आदिवासी मुद्दे हैं या आदिवासी से संबंधित जो भी मतलब विकास की और योजनाओं की जो भी है उसका एक अवलोकन करेंगे। और साथ साथ अपनी पार्टी के लिए भी, यानी कि जेएमएम के लिए भी, अगर उसमें ऐसा कुछ होता है तो जो गठबंधन की जो सीटें होंगी उसमें से वो वहां पर वो आकलन करेंगे और उसमें से ये सोचेंगे या ये अनुभव करेंगे या आकलन करेंगे कि हम उसमें कहां तक पाते हैं। वैसे देखा जाए तो जो है जेएमएम के अंदरूनी जो सूत्र बताते हैं कि असम में भी जो है जेएमएम वह चुनाव लड़ेगा। और इसी के लिए चूंकि असम एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये लगभग ये तय माना जा रहा है
कि जो है आदिवासी के जो सर्वमान्य जो नेता हैं, ये झारखंड में ही नहीं लगभग पूरे भारत में ऐसा है जो इनका एक जाना पहचाना नाम है, और ये एक अग्रगण्य नेता में इनको गिनती होती है। इसीलिए जो है असम में जो चुनाव होंगे तो वो तेजपुर में एक तेजपुर के एक आम सभा को आज संबोधित करेंगे। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे और वहीं चुनाव के मद्देनजर वह राजनीतिक कार्यक्रम में जाएंगे और इसके साथ ही वह आदिवासी मुद्दों पर भी सवाल उठाएंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर भी बड़ा फैसला संभव। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लग सकती है मोहर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्ताव सरकार कई बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है, जिनमें भ्रष्टाचार रोकने के सख्त कदम और पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नया नियम ला रही है। अब सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर साल में अपने 6 महीने के मुंह से ज्यादा राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कैबिनेट ने इस नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे कर्मचारी संपत्ति और निवेश पर नजर रखना आसान होगा और भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही कहा था कि चुनाव समय पर ही होंगे। विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां भी पत्र छपकर सभी जिलों के मुख्यालयों पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देरी के सवाल पर मंत्री ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं, जनगणना और एसआईआर के काम की वजह से थोड़ा समय लग गया। 15 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची भी कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अगली कैबिनेट बैठक में यह तय हो जाएगा कि पंचायत चुनाव किस महीने में होंगे। पर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कैबिनेट की बैठक आज है और वहीं 27 प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है, तो कौन से वो मुख्य 27 प्रस्तावों में मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं संभव हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए तो अब से 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये माना जा रहा है करीब 25 से ये प्रस्ताव इस बैठक में लाए जा सकते हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है, उन पर मुहर लग सकती है। और जो जिसका भी आपने जिक्र किया, जो सबसे विशेष उसमें रहने वाला है कि जो राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम डालने के तमाम प्रयास कर रही है और इसी को लेकर एक सख्त कदम उठाया जा सकता है। जो सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली 1956 है, उसमें संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा सकता है। ऐसी सूचना है कि ये प्रस्ताव आ सकता है। अगर ये प्रस्ताव आता है तो आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की दिशा में, भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार का इसे माना जा सकता है। ये प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो 2 माह का उनका मूल वेतन है, उससे अधिक ब्याज का अगर वो लेन देन चले अचल संपत्ति से कोई लेन देन करते हैं तो उसकी तत्काल सूचना उन्हें अपने संबंधित अधिकारी उनको देनी होगी। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा अभी तमाम प्रस्ताव हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम परियोजना जो शुरू होने से करीब 12,000 से भी अधिक गाँव में जो बस सेवा पहुंचाने का सरकार का प्रयास है, उसको लेकर भी इससे जुड़ा जो प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल है, गारमेंटिंग और पॉलिसी है 2022, उसमें भी संशोधन हो सकता है। तमाम इस तरह के अन्य प्रस्ताव भी हैं जिनको सरकार आज अपने जो कैबिनेट की बैठक है उसमें पेश कर सकती है, उन पर चर्चा होगी और उन पर मुहर लग सकती है। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी और इस कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ा फैसला संभव हो सकता है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो है महाराष्ट्र से जज से 6 लाख की साइबर ठगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज को ठगा गया। साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज। देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों के बीच मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड
पॉइंट्स रिडीम कराने के नाम पर लगभग 6 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने जज को फोन कर खुद को बैंक का अधिकारी बताया और कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर जमा रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में बदला जा सकता है। ठगों ने प्रोसेस पूरा करने के लिए एक लिंक भेजा और कुछ बैंक डिटेल्स मांगी। जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर जानकारी दर्ज की, उनके बैंक खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। घटना का पता चलने के तुरंत बाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा ना करें, क्योंकि इसी तरह से तरीकों से साइबर अपराधी लोगों को निशाना बना रहे हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए, और साइबर अपराध का जो मामला दर्ज किया गया है उसकी कार्यवाही कहां तक आगे बढ़ी हुई है, कोई पता चला है? जिस तरह से साइबर ठगी ने एक जज को अपना निशाना बनाया है, जिसमें जज को एक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के देने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की गई है। हालांकि जब उन्होंने कस्टमर केयर में संपर्क किया तो वहां से एक जो है साइबर ठग वहां से कॉल बैक किए। कॉल बैक करने के बाद उन्हें पॉइंट देने के नाम पर उनको एक एप्लीकेशन भेजा गया। हालांकि उनकी तरफ से आईफोन का जो फोन है वो यूज किया जा रहा था, लेकिन उन्हें कहा गया कि इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करना होगा। तो उन्होंने अपने मेड का जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो अपना सिम कार्ड वहां पे पुश किया, जिसके बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया। जिसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद ही साइबर ठग ने जिस तरह से 6 लाख रुपए का अलग अलग ट्रांजेक्शन किया है, कुल आंकड़े 6 लाख तक है। हालांकि जिसकी शिकायत की गई है मुंबई पुलिस का साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। साइबर सेल विभाग ने अब तक की जांच में बैंक अकाउंट्स और लोकेशन का ट्रेस कर लिया है, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। तो कहने के साइबर ठग के निशाने पर अब जज को भी निशाना बनाया गया है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के जो कॉल आते हैं उनसे बचिए और जो अननोन जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल ना किया जाए, ऐसे अपील की गई है। हालांकि इस मामले में साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैंक खाते की जांच जो है पता चला है, लेकिन अकाउंट होल्डर की अभी भी तलाश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड बजट 2026-27 विकास और विश्वास का नया रोडमैप, बोले सीएम धामी। विकसित उत्तराखंड के लिए बजट बुनियादी ढांचे पर जोर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, नारी सशक्तिकरण के लिए प्रावधान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703 करोड़ 21 लाख रुपए का विशाल बजट पेश किया है। यह बजट राज्य की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार ने इसे विज्ञान के बजट की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ है वैल्यू बेस्ड, इनोवेशन ड्रिवन, गुड गवर्नेंस, यूथ पावर्ड, अकाउंटेबिलिटी और नया उत्तराखंड। बजट में बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। लोक निर्माण विभाग को 2,501 करोड़ 91 लाख रुपए, पेयजल विभाग को 1,827 करोड़ 91 लाख रुपए और ग्रामीण विकास विभाग को 1,642 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऊर्जा विभाग को 1,609 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट मिला, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होगी और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा को 542 करोड़ 84 लाख रुपए, उच्च शिक्षा को 146 करोड़ 30 लाख रुपए और तकनीकी शिक्षा को 98 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे राज्य के गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहेगी। बजट में आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक संरक्षण, खेल और युवा विकास पर भी जोर दिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बढ़ाया गया और जेंडर बजट में वृद्धि की गई। वहीं नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 122 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आज 2026-27 का आय व्यय यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं
तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।